I think he would be a very, very happy man, Mr. Pradeep Gowde. Gowde साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार. जय भवानी, जय भवानी, जय सिया राम. जय भवानी, जय शिवाजी, जय सियाराम, हर हर महादेव. हर हर महादेव, वंदे मातरम. तो सर, अटल सेतु का जो उद्घाटन हो गया, उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने 3 या 4 के करीब और चीज़ें इनॉग्रेट करी हैं. टोटल जो प्रोजेक्ट है, जो अटल सेतु का जो टोटल प्रोजेक्ट है, वो तो खैर 18,000 करोड़ का है. उसके अलावा अलग अलग चीज़ें और भी उसका भी उद्घाटन हुआ है. लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के सामने है वो ये है कि 22 जनवरी को 12:22 पर प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली है. अब इस बात को लेकर के आपके ही पूर्व मेंबर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य लोग के 4 शंकराचार्य वहां नहीं आ रहे, ये कहते हुए कि हिंदू शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है, कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है. जो रिपोर्ट्स आई, मैंने तो बात नहीं करी है अब ऑनरेबल शंकराचार्य साहब से. चारों में से एक से भी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन चारों के चारों जो मठ हैं उन्होंने ये कहा है. अब इसमें कहां तक दम है और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, प्रदीप गावड़े साहब? नहीं, आपने जो अभी कहा वो पूरी तरह से सही नहीं है. चारों शंकराचार्यों ने इस तरह की कोई बात नहीं की है. 2 शंकराचार्यों ने अपने आशीर्वाद इस समारोह के लिए दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम बाद में राम मंदिर जाकर दर्शन करेंगे. तो 2 शंकराचार्य ने तो आशीर्वाद दिए हैं. हाँ, कुछ एक लोगों ने कुछ बातें कही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 500 साल के बाद जब आज राम मंदिर बन रहा है तो सभी ने उसमें भाग लेना चाहिए. ये हो सकता है, मतलब कुछ शंकराचार्यों ने कुछ बात कही है, वो सब हमारे लिए आदरणीय है, तो उनके प्रति आदर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 500 साल के बाद मंदिर बन रहा है. हर किसी का अपना कुछ एक व्यू हो सकता है, व्यू पॉइंट हो सकता है. जहाँ तक इस मंदिर के निर्माण के बारे में होगा या फिर सेरेमनी के बारे में होगा, जो पूजा होने वाली है उसके बारे में सभी चीजों का ख्याल रखा गया है. लेकिन किसी का अगर कुछ अलग मत हो सकता है तो ठीक है, उनका अपना मत है, हमें उनके प्रति आदर है. लेकिन 500 साल के बाद ये मंदिर बन रहा है, ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चीज है. पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है साहब. पूरे देश में एक माहौल बन गया है, राममय माहौल बन गया है. तो ऐसे में सभी ने उसमें सहभाग लेना चाहिए. कुछ अपनी अपनी छोटी सी कुछ बातें होगी तो उसको अपने तक सीमित रखना चाहिए. ये एक विश्व में पहली ऐसी घटना हो रही है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक मंदिर का विध्वंस किया था और उसके बाद फिर 500 साल की लड़ाई के बाद वहां पे फिर मंदिर बन रहा है. तो ये बहुत बड़ी चीज है. ये सिर्फ एक धार्मिक उसका पहलू नहीं है, इसमें सामाजिक पहलू है, इसमें सांस्कृतिक पहलू है, और ये सभी इसमें देखा जाना चाहिए. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है प्रदीप गावड़े साहब, सीधी सादी बात है, सबको मालूम है कि श्रेय इसका किसको जाता है. और भले ही शंकराचार्य जो चारों के चारों जितने भी शंकराचार्य हैं वो सब आदरणीय हैं, सब कुछ है, लेकिन जहां तक मंदिर निर्माण का प्रश्न है, ये भारत की आत्मा है साहब, ये तो हम मान करके चलते हैं और हम तो बिल्कुल पब्लिकली बोलते हैं. ठीक है साहब. लेकिन यहां पर मैं दूसरी चीज एक और बात करता हूं. आपने कहा इस्लाम की, आपने बात करी, आज तो चमत्कार हो गया साहब, चमत्कार हो गया आज तो. मोदी जी ने चमत्कार कर दिया आज तो. और मैं क्या है वो अटल सेतु की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं. आदरणीय सम्माननीय स्मृति ईरानी जी, टेक्सटाइल मिनिस्टर, आज एक डेलीगेशन लेकर के गई थी सऊदी अरेबिया, जिसमें सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं डेलीगेशन में, और उनका स्वागत हुआ अल मदीना में, इन द होली सिटी ऑफ मदीना, वेयर शी वाज नॉट इवन आस्क्ड टू कवर हर हेड. उनको ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने सिर पे चादर बांधिए या कुछ बांधिए. वो फुटेज भी चल रही है, बिल्कुल आपके सामने है. दिस इज द फर्स्ट टाइम that something like this has happened. I think the credit for this goes to Mr. Modi and to Mr. Jaishankar. This is brilliant. इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? नहीं, भारत जागरूक हो चुका है और भारत अपनी पहचान को, मतलब कुछ साल पहले तक ऐसा था कि अपनी पहचान को, मतलब आप जानते होंगे कि मोदी जी कहा करते थे कि आई एम एन एक्सीडेंटल, तो अपनी पहचान से ये लोग डरते थे या फिर कहीं से शर्मिंदा थे. लेकिन हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमारी भूमिका क्लियर है. हम हमारी पहचान जो है इसको लेकर सब जगह जाना चाहते हैं. हमारी जो पहचान है भारत,
लेकर हम आगे जाएंगे। हम मतलब अगर कहीं गए हैं तो ये मतलब नहीं कि हमारी पहचान भूल जाएगी, हमारा कल्चर पीछे छोड़ देंगे या फिर हम हमारे कल्चर के बारे में असहमत होंगे, ये बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत गर्व है, हम जो है उसके ऊपर गर्व है और ये गर्व लेकर हम हर जगह जाएंगे, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो और कुछ हो। हम हर जगह जो हमारी पहचान है, मतलब हजारों सालों से जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो पहचान दी है, हम उसका गर्व हमारे सीने में रहेगा। उसको साथ लेकर हम चलेंगे। हम बिल्कुल मतलब कहीं पे भी इस विषय में हम चलाएंगे। मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी का जो कार्यक्रम था सऊदी में, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है और दुनिया भी ये स्वीकार चुकी है, दुनिया ये मानती है। इसी का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आज योगा डे है, इसको पूरा विश्व मना रहा है। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं और मोदी जी के कार्यक्रमों से इसका लोकार्पण होने वाला है। तो जो हमारी सनातन संस्कृति है हमारी, और ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रदीप गौड़े साहब ये भी दर्शकों को बता देते हैं कि स्मृति ईरानी जी इतनी बड़ी डेलीगेशन लेकर के क्यों गई थी वहां। इसलिए गई थी कि हमारे यहाँ से जो मुसलमान जाते हैं, भारतीय मुसलमान जो जाते हैं हज करने के लिए और उम्रा करने के लिए, उनके लिए ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और हर रिक्वेस्ट को मान लिया गया है। और तो और छोड़िए, आई थिंक दैट इज ब्रिलियंट, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नोबडी एल्स हैज डन इट बिफोर। आज तक कभी भी किसी और सरकार ने यह काम नहीं किया है। और फिर आप उठ करके बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो मुस्लिम विरोधी हैं। अरे भाई, तुम्हारे लिए बात करने को गए वहां पे और एक एक चीज मान ली गई है। प्रदीप जी, दूसरा चीज है गावड़े साहब, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जी, इनवाइट मिला है राम मंदिर के लिए, बट दे हैव डिक्लाइंड, बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बार बार मोदी साहब याद दिला रहे थे कि ये इंडिया अलायंस के हर व्यक्ति एंटी यानी सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं? क्या वो आने से मींस ना आने से पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है? हाउ पॉलिटिकल पूरे अपने जो इलेक्टोरेट है इसको कैसे देखेगा गावड़े साहब? मुझे लगता है जिन लोगों ने आमंत्रण मिलने के बावजूद राम मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में, उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में बहिष्कार डाला है, उन लोगों के ऊपर जनता बहिष्कार डाली। मतलब जिन्होंने सेरेमनी के ऊपर बहिष्कार डाला है, बॉयकॉट किया है, 2024 में जनता उसका बहिष्कार करेगी और जनता अपने वोटिंग से वो दिखा देगी। ये मतलब कांग्रेस की और जो बाकी सब पार्टी है उनकी लीगेसी रही है। कांग्रेस अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट में है, वो कॉलोनियल माइंडसेट में है, इसकी वजह से उन्होंने जो नई पार्लियामेंट की हमारी बिल्डिंग में तो उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया, उसके भी कार्यक्रम में वो नहीं आए। वो मुगल माइंडसेट में भी है कांग्रेस, इसकी वजह से मुगलों का जो एक सिंबल था बाबरी मस्जिद, उसको गिरा के वहां पे राम मंदिर बना है, उसके लोकार्पण में भी वो नहीं आ रहे हैं। तो मुगल माइंडसेट में भी है। तो कांग्रेस का ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है और मुगल माइंडसेट है, उससे वो बाहर आना चाहिए। ये कांग्रेस की हिस्ट्री में ये लीगेसी रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार है दोनों, आप जानते होंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में जाना चाहते थे। नेहरू जी ने बाकायदा पत्र लिखकर उनको कहा कि आप इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। नेहरू जी ने खुद जाना तो छोड़िए, उन्होंने देश के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हें भी जाने से इनकार कर, उन्हें भी जाने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी कर्मठ हिंदू थे, वो वहां पे चले गए, वो एज ए हिंदू वहां पे चले गए। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो वही लीगेसी उनकी आज वो आगे चला रहे हैं। ये मतलब कांग्रेस के जो सहयोगी है उन्होंने इस विषय में जो बातें कही है उसको जनता देख रही है। मतलब ममता बनर्जी ने कहा है कि ये क्या नौटंकी है, राम मंदिर का चल रहा है, कोई और दूसरा काम नहीं है क्या? यही ममता बनर्जी जब मस्जिदों में हिजाब पहन के जाती है तब उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है क्या? तब आप मुस्लिम अपीजमेंट करेगी, उसके लिए आपको टाइम है। और 500 साल के बाद अगर हिंदुओं का राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम नहीं है, उसको आप नौटंकी कह रहे हैं। डीएमके के जो एक नेता है उन्होंने कहा है कि सम्राट बाबर एक भारत का इतिहास है, हिस्ट्री है और राम इमेजिनेशन है। मतलब डीएमके का जो शुरुआत से जो हिंदू विरोध है, मतलब कुछ दिनों पहले तक उन्होंने मतलब सनातन को खत्म करने की बात कही थी, आज फिर वो यही बात कह रहे हैं कि वो राम इमेजिनेशन है और बाबर हिस्ट्री है। तो गावड़े साहब आपको लग रहा है कि गावड़े साहब आपको लग रहा है कि एक पैटर्न चल रहा है, आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस का एक पैटर्न चल रहा है।
सैम पिट्रोडा से लेके, प्रियांक खड़गे से लेके, ए राजा से लेके, जूनियर स्टालिन से लेके, सीताराम येचुरी से लेके, मौर्य जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और लास्ट में फतेह बहादुर जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के हैं, जो सरस्वती जी के, और लास्ट में शरद पवार जी के जितेंद्र आव्हाड जी, जिस प्रकार से करा। तो आप इस चीज को पूरे पैटर्न के तरह देखते हो कि पूरे इंडिया अलायंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जितने घटक दल है वो सनातन धर्म पे उंगली उठाना, कुछ ना कुछ बोलना, आप इस पैटर्न को कैसे देखते हो? और जितेंद्र आव्हाड जी का स्टेटमेंट कैसे देखते हो आप? नहीं, एक समय था जब हिंदू अलग अलग तबकों में बटा हुआ था और कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती थी। तब ये चल जाता था कि मुस्लिम अपीजमेंट का उनको फायदा होता था और वो चुन के आते थे। आज भी ये सब उनका जो प्रयास चल रहा है ना, ये सिर्फ इसके पीछे मुस्लिम अपीजमेंट है। उन सबको ऐसा लग रहा है कि वो जितना राम मंदिर का विरोध करेंगे, जितना सनातन का विरोध करेंगे, उससे उनको मुस्लिम वोट मिलेगा। और लेकिन अब परिस्थिति ये बदल गई है कि हिंदू जो है वो विकास के मुद्दे पे और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक हुआ है, जो अभी बचने वाला नहीं है। और ये जितना भली बात वो मुस्लिम अपीजमेंट करे, उसको उनका इलेक्शन में कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मतलब मैंने सुना कि सैम पिट्रोडा ने कहा कि राम मंदिर से बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट का है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो जब वहां पे राम मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद थी, तब भारत में क्या 100% एम्प्लॉयमेंट था? और राम मंदिर बन रहा है तो आज ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सिर्फ 3% है। जब राम मंदिर बनेगा तो वो भी नहीं रहे। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है मुस्लिम अपीजमेंट की इनकी सबकी राजनीति चल रही है, लेकिन भारत की जो जनता है वो इन सबको देख रही है और इसका पूरा हिसाब भारत की जनता 2024 के इलेक्शन में करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से, जनवरी से, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि न्याय होगा, न्याय, पिछले 10 साल का अन्याय के खिलाफ सहो मत, डरो मत, न्याय का हक मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। तो 10 साल का अन्याय को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके जा रहे हैं। तो 110 जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे इतने, तो आप करीबन 6700 किलोमीटर, आप इसको कैसे देखते हो? मणिपुर से लेकर मुंबई तक क्या न्याय हासिल करने के लिए जो राहुल गांधी जा रहा है, कहां तक उनके टैली को कुछ फर्क पड़ेगा? 53 से 100, 200, 300, कहां देखते हो आप? कांग्रेस पार्टी ने, जिस पार्टी ने 70 साल तक इस देश के लोगों के साथ अन्याय किया, आज विडंबना है कि वो पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है। मतलब अगर सबसे ज्यादा अन्याय अगर इस देश में हर तबके के इंसान के साथ, हर वर्ग के साथ अगर किसी ने किया होगा तो वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने इस देश में कभी सामाजिक न्याय नहीं किया, कभी आर्थिक न्याय नहीं किया, कभी राजनीतिक न्याय नहीं किया। तो जिस पार्टी का इतिहास 70 साल तक अन्याय करने का है, वो पार्टी आज न्याय की भाषा बोल रही है। कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के साथ कौन सा न्याय किया? कांग्रेस ने 84 में जब सिखों का नरसंहार हुआ, उनके साथ कौन सा न्याय किया? कांग्रेस ने अलग अलग जगह पे मतलब अभी ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ओबीसी के साथ कौन सा न्याय कांग्रेस ने किया? तो कांग्रेस का इतिहास ही अन्याय का रहा है, और जिस पार्टी का इतिहास अन्याय का रहा है, पार्टी के मुंह से न्याय की भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती। और जनता इनकी असलियत जानती है, इसकी वजह से इनकी टैली जो है वो अभी 50 के आसपास है। और जिस तरीके से उनके अभी मतलब कारनामे चल रहे हैं, मतलब राम मंदिर का विरोध होगा, बाकी सब चीजें होगी, चाइनीज अथॉरिटी केस के साथ मिलकर कुछ साठगांठ की होगी, तो जनता ये सब देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 24 के इलेक्शन में मतलब जनता उनके साथ, कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किया है उसका न्याय करेगी। और अभी की जो इनको चाहिए है कुछ 50 तो उससे भी नीचे हुआ है। राहुल गांधी के ये जो सब ड्रामा है, इससे जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, पूरी तरह से उठ चुकी है। इन्होंने अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद जो इलेक्शन हो गए, गुजरात में हम जीते, राजस्थान में हम जीते, मध्य प्रदेश में हम जीते, छत्तीसगढ़ में हम जीते, तो मुझे नहीं लगता जनता राहुल गांधी की कुछ भी कोई भी बात सुनने के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास अन्याय का रहा है। न्याय शब्द उनके मुंह से अच्छा। तो प्रदीप गावड़े साहब, जो कांग्रेस अभी बात कर रही है 240 सीटें लाने की, जीतने की, आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा चुनाव में? इनकी जो बहस चल रही है रोज,
मुझे ये भेद देखकर ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को 240 सीट जीतना तो थोड़ी है, 240 सीट लड़ने को भी दे देती नहीं, ये पता नहीं चलता। मतलब पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी उनको 2 सीट दे रही है, महाराष्ट्र में उनको शिवसेना के नेता बोल रहे तो आपको यहाँ से 1 से शुरुआत करनी चाहिए, मतलब 1 सीट आपकी अभी है, उससे आप शुरुआत कीजिए। डीएमके उनको सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इधर पंजाब में तो उन्होंने भगवंत मान ने कहा है कि कांग्रेस की स्टोरी है कि स्टोरी खत्म हो गई है, एक ही कांग्रेस, ऐसा कहना पड़ेगा। तो पंजाब में वो कांग्रेस को कोई सीट नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोई सीट नहीं दे रही है। तो जब कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर है, ये घमंडिया अलायंस के पार्टनर, वो कांग्रेस को 240 सीटें लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो 240 सीटें वो जीतेंगे कैसे? तीन कितने जीतेंगे आपके मुताबिक? आपके मुताबिक पहले वो कोई कितने 44 पर थे, 44 से फिर 53 या 54 पर आ गए, अब कितने पर आएंगे? मुझे लगता है उनकी पहली इससे भी कम होगी। मैं आज आपके शो पे बताता हूँ कि आज की जो उनकी 52-53 की कुछ पहली है, उससे कांग्रेस कम होगी। और हमारी जो चल रही है 303 सीट की भाजपा की, उससे हम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और हमारा जो अलायंस है वो भी ग्रो करेगा, उसकी भी सीट बढ़ेगी। आपको तो टारगेट दिया गया 400 का, इस बार 400 पार। आपको तो टारगेट दिया गया 400 का, इस बार 400 पार कहा गया है। ऐसा है, 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 272 मतलब क्लियर मेजोरिटी ऑन इस ओर मिलेगी। सर मैंने कहा था 2014 में, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं ये कहते हुए कि 270 और 290 के बीच में आएंगी मोदी जी की सीटें बीजेपी की, ये हम लोगों ने कहा था यहीं पर इसी शो में। और 2019 में, 2018 दिसंबर में, बालाकोट के पहले ये कहा था कि 300 प्लस सीट्स लेकर के आएंगे मोदी। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको भेज देता हूं, वो लिंक मैं आपको भेज देता हूं। हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। आप जैसे मतलब जिनको जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उसका अनुमान हो, ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट बाकी है और मुझे पूरा भरोसा है। मतलब आपने जो कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार आपकी 350 से ज्यादा आने वाली है, 350 प्लस पक्का है, कहीं नहीं जाने वाली। जरूर बढ़ेगी, हमारी सीट जरूर बढ़ेगी। मैं आपको यही बता रहा था कि हमारी सीटें 2014 में थी, इससे ज्यादा हमारी सीट 19 में बढ़ी, क्योंकि लोगों ने 5 साल का हमारा काम देखा। लेकिन यहां पर एक चीज है, चुनाव तो आप जीत जाएंगे। गावड़े साहब सवाल सुन ले, चुनाव तो आप जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, बहुत अच्छी सीट्स आएंगी आपकी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त बेरोजगारी चल रही है देश में, जो गरीबी है, जो पर कैपिटा इनकम भारत की इतनी कम है, वो कब बढ़ेगी? ये तो ऑफिशियल डेटा है सर। ठीक है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, अभी 4.7 पर है, 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स पर है। जून जुलाई तक वी विल बी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेंगे, हम लोग चौथे स्तंभ पर आ जाएंगे। लेकिन पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगा हमारा, वो तो बताएं। एक एक शख्स की जो असली इनकम है वो कब बढ़ेगी गावड़े साहब? जो आपके देश का जीडीपी बढ़ता है, मतलब आपने जैसे अभी शुरुआत में दुरुस्त बात कही कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम अभी 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो जब जीडीपी बढ़ता है, सर 5 ट्रिलियन के आसपास है, 4.7 ट्रिलियन है हम लोग अभी, 5 ट्रिलियन के आसपास है। तो जब जीडीपी बढ़ता है तो उसका रिप्लिकेशन पर कैपिटा इनकम में भी हो जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो होता है। सर हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ लोग हैं सर, बहुत ज्यादा आबादी है। हम लोगों को चाहिए 30 ट्रिलियन या 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाहिए, सीधी बात है। जरूर, मतलब जब 2014 में हम 10 के पायदान करते और हमारी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर से भी कम थी, आज हम 5 ट्रिलियन के करीब है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और उसका रिप्लिकेशन आपको पर कैपिटा इनकम में भी दिखेगा। जरूर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, जैसे जैसे जीडीपी का साइज बड़ा होगा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। उद्धव ठाकरे जी बार बार ये बोल रहे कि पार्टी चोरी किया, हमारे साइन भी चोरी किया, सिंबल भी चोरी किया, मेरे बाप को भी चोरी किया। सब चोरी करने के बाद आज कल नार्वेकर जी ने स्टैम्प भी मार दिया, साइन भी मार दिया कि आपका कुछ नहीं है, सब एकनाथ शिंदे जी का है। तो उनका कहना है कि पूरा फिक्स्ड मैच है, ये फिक्स्ड मैच है
और ये पूरे ऑर्डर जो आए थे वो दिल्ली से ऑर्डर आए थे, नार्वेकर जी से पढ़ रहे थे, और ये क्लियर कट बीजेपी का डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज जो है वो सामने आता है। तो आप इसको कैसे देखते हो उद्धव ठाकरे जी का? नहीं, ऐसा है, इनका किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन आ गया तो इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, इन्होंने उसको भी ये कहा कि ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन है। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो उन्होंने उसको भी क्रिटिसाइज किया, उसको भी उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन कहा, और अब जब स्पीकर महोदय का डिसीजन आया तो उसके ऊपर भी उन्होंने वही कहा है। मुझे लगता है अभी उनको मतलब ना ही लोग उनके पास है। पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे को खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि उनके लगभग 15 एमपी उनको छोड़ के चले गए, उनके लगभग 40 एमएलए उनको छोड़कर चले गए, और ये सब छोड़ने के बाद भी अगर वो सामने वाले को गाली देते होंगे और अगर ये दूसरों के ऊपर आरोप करते होंगे तो इसका कुछ उपयोग नहीं होगा। ये जो अभी 10-12 लोग बचे हैं वो भी उनके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप एक लीडर नहीं हो सकते, आप सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। उसकी वजह से आपकी पार्टी टूटी है। आपकी पार्टी इस वजह से टूटी है कि आप बालासाहब ठाकरे ने जो हिंदू का विचार दिया था वो छोड़ के आप कांग्रेस के पास चले गए। बालासाहब ठाकरे को यहाँ तक कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ कभी जाना पड़ेगा तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। तो बालासाहब ठाकरे के जो विचार है उनका रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में इतना चीजें कर रहे हैं, उनके साथ पार्टी के पूरे लोग हैं, और जो कुछ डिसीजन आए हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन आया है, वो कोई आइसोलेशन में डिसीजन नहीं आया है। इससे पहले जब भी ऐसी कुछ परिस्थिति बनी है तो उसमें जो पैरामीटर यूज किए थे वही पैरामीटर यहाँ पे यूज किए गए हैं। स्पीकर महोदय ने भी जो डिसीजन दिया है, जिसको ये दिल्ली का डिसीजन कह रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके कंफर्मिटी में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी पार्टी में स्प्लिट होता है तो प्राइमा फेसी हु इज द पॉलिटिकल पार्टी और हु इज द विप, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी स्पीकर है। स्पीकर ने वो किया है, और स्पीकर ने वो जो किया है उसकी रीजनिंग भी स्पीकर ने दी है, लेकिन इनको किसी रीजनिंग में नहीं जाना है, इनको लॉ क्या कहता है इसके ऊपर नहीं जाना है, अपने लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर नहीं जाना है, पार्टी के नेता क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं जाना है। इनको एक डिक्टेटर की तरह अपनी पार्टी चलानी थी। गावड़े साहब आप पे आरोप लगा रहे, आप पे सब लोग जितने विपक्ष है वो बोले कि तानाशाही, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन, एक अथॉरिटेटिव जो मोदी साहब चला रहे हैं वो आप पे आरोप है। और शरद पवार जी रिसेंटली हाल ही में शरद पवार जी ने कहा कि आपका जो एग्रेसिव कैंपेन सिस्टम है वो एग्रेसिव कैंपेन एडोल्फ हिटलर समान है। एडोल्फ हिटलर का प्रोपेगेंडा सिस्टम और बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेनिंग सिस्टम दोनों सेम ही है। तो आप पे आरोप लग रहे गावड़े साहब कि आप बहुत टोटलिटेरियन, तानाशाही तरीके से चला रहे हो। ऐसा है, पवार साहब ने अगर अजीत दादा की कुछ बातें सुनी होती तो आज जो दुर्दशा हुई है उसकी नौबत नहीं आती। पवार साहब हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, इन दोनों ने जनता को ये बताना चाहिए कि मेरी पार्टी के लोग जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये पार्टी बनाई, उस पार्टी के मेजोरिटी लोग आपको छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उन लोगों का कहना यह था कि आप डिक्टेटर हैं, आप डिक्टेटर की तरह अपनी पार्टी चला रहे। अजीत दादा का कहना क्या था कि 4 बार मुझे कहा कि बीजेपी के साथ बात करो, 4 बार इन्होंने ही खुद ने कहा कि बीजेपी के साथ बात करो, इन्होंने ही खुद चर्चा की और बाद में अपना डिसीजन डिक्टेटर की तरह ये किया। तो इनके पार्टी के लोग जो इनको छोड़कर चले गए वो क्या कहते हैं आपको ये देखना पड़ेगा। और वो पवार साहब जिस कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस का रवैया क्या रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है पवार साहब का मतलब ये इस तरीके की बात करना। हिटलर कहते हैं, एडोल्फ हिटलर, आपका कंपैरिजन एडोल्फ हिटलर के साथ किए हैं पवार साहब ने। वो पवार साहब बालासाहब ठाकरे को भी एडोल्फ हिटलर कहते थे जी। तो आज उद्धव ठाकरे को उनकी भूमिका मालूम है, उनको ये भूमिका स्वीकार है क्या? आज उनके लिए बालासाहब ठाकरे क्या बहुत बड़े डेमोक्रेट बन गए थे? तो ये राजनीति में कहने की बातें होती है। हम जनता में जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, उससे लोग हमको वोट दे रहे हैं अच्छी तरीके से और हम चुन के आ रहे हैं। और जहां तक इनकी पार्टियों का सवाल है, उनको किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही भरोसा नहीं है। इनका कहना यह है, मतलब शिवसेना पार्टी का जो डिसीजन चल रहा था, उन्होंने मतलब उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट ये था कि पार्टी प्रमुख इज द पार्टी,
is the party प्रमुख and party प्रमुख will is the will of political party. तो वो तो ऑन रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि हम डिक्टेटर हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं हुई है क्या? मतलब आप ऑन रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि हमारी भूमिका ये है कि पार्टी प्रमुख का जो मत होगा वही पार्टी का मत है। मतलब आप यही तो ये कह रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये तो ऑफिशियल है ना। आपने ऑन रिकॉर्ड यही आर्गुमेंट किया है, आप दोनों जाके पढ़ सकते हैं। इन दोनों की भूमिका यही है। और राष्ट्रवादी की भूमिका ये रही है कि शरद पवार कहे कि वो आखिरी है। शिवसेना की भूमिका ये रही है कि जो उद्धव ठाकरे कहे कि वो आखिरी है। वहां पे कहा तो डेमोक्रेसी है। आगे जाके राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो डिसीजन लिया है उन्होंने यही तो कहा है कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होना चाहिए। आगे जाके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है कि बीजेपी, मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात कर रहे हैं, ये बेटी बचाओ वाले पार्टी नहीं है, ये दोषी बचाओ वाले पार्टी है। ये जो दोष जो करते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाले पार्टी है, दोषी बचाओ पार्टी। तो ये एक के बाद एक इंसिडेंसेस भी ऐसे हुए पूरे देश में और सब लोग ने देखा है। तो आप इसको कैसे देखते हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो या कुछ रेप केस हो अलग अलग जगह पर? हाउ डू यू सी इट गावड़े साहब? नहीं, जो कुछ डिसीजन मतलब इंसिडेंट कांग्रेस वाले बोल रहे थे, मतलब बीएचयू का वगैरह जो इंसिडेंट होगा, तो वहां पे प्रॉम्प्ट एक्शन हुई है। और जहां तक बेटियों के सम्मान के बारे में बात होगी, तो जब तक मतलब अभी राजस्थान में सरकार बदली है, लेकिन जब तक इनकी सरकार राजस्थान में थी, राजस्थान महिलाओं के विरोध में जो अत्याचार है उसमें 1 नंबर पे था। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कभी वहां पे नहीं चले गए। और जहां तक वो बिल्किस बानो का विषय है, वो सब जुड़ी है, उसमें कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो चलेगा जी। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या फिर सभी कांग्रेस वाले, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं उसकी ओर ध्यान दें। राजस्थान 1 नंबर पे था, ये तो रिकॉर्ड वाली बात है, रिकॉर्ड पर है ये। प्रदीप गावड़े तो जी, प्रदीप गावड़े जी, आपको एक बार फिर साधुवाद। और दूसरा, आज जीजा माता जी का आज उनका जन्मदिन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद का भी आज जन्मदिन है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेबाक तरीके से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय सिया राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी। Well, you know, the BJP guys, they have a set script and they don't deviate from that. Exactly. Irrespective of anything else or whatever, they have a... But you know, if you want a good fight, I still say that Congress has to do a lot. 53 से आप, even if you're doubling or tripling your figures. Sir, even if they get, Pradeep ji, even if they get 75 to 100, it will be a huge victory for the Congress, considering what they are up against. I personally feel we shall know where they stand after this Nyaya Yatra starts off on the 15th. Then we'll come to know exactly where they stand and what is the kind of support that Mr. Rahul Gandhi gets everywhere. That will be very, very interesting, because on the one hand, as we've been comparing over here for a long time, on the one hand, there is the Pran Pratishtha Puja, and after that all the Ram Yatras, and here we have the Nyaya Yatra. Now, let's see what happens. But, I'm not sure. Yes, 53, if they want to rule, I mean, if they really want to create an upset, you know, a decent figure of 270 or 280 plus. Impossible. At the moment, I don't think so. I'm trying to understand. You need to come out with something that is really I think the best that the inflames the Congress... entire electorate in such an extent that you convert everything into victory. Every seat, then you fight the BJP. As we discussed, 240 seats, 1-1 with the BJP. You need to convert at least 40% or 50% of that. You know, That means at least 120 seats. exactly, sir. If they get over 100 seats, I think the Congress itself will have a heart attack. They don't expect anything beyond 50. But in any event, as I've been saying all along, right over here, Congress should get out of the India Alliance. The India Alliance is only going to bring it down.
because the only way that the Congress can really win is to win back all their seats from the India Alliance. इंडिया अलायंस के उनके जितने भी पार्टनर हैं उन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर किया है. कांग्रेस की दुर्दशा आज की तारीख में इंडिया अलायंस में जो उनके पार्टनर्स हैं उनकी वजह से हुई है साहब. सीधी बात है. भारतीय जनता पार्टी से तो आप बाद में लड़िए. जो आपके साथ लोग खड़े हैं, जो आपकी टांग खींच रहे हैं, जो आपकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, जो पूरे देश में जिन्होंने कांग्रेस को तहस नहस कर दिया, पहले उनसे निपटिएगा, बीजेपी से बाद में निपटिएगा. दैट एनीवे इज माय थियरी. I don't think the Congress agrees with me. I don't think anybody agrees with me. But that's what I think. If I maintain, if the Congress fights along with the India Alliance, the Congress may not get even 25 seats. हो सकता है 25 या 30 सीटें लेकर के कांग्रेस आ जाए 2024 में. लेकिन अगर आप अकेले लड़ेंगे बतौर as the 138-year-old party in its 139th year, हो सकता है कि आपकी पुरानी वोटर बेस जो है वो शायद धीरे धीरे आपके पास वापस आ जाए. हो सकता है आप 100 का आंकड़ा भी टच कर सकते हैं. That's my opinion. So, the political significance or the spiritual significance of 14 January, as you said, मकर संक्रांति दिन के दिन में राहुल गांधी जी वहां से शुरू करेंगे. तो is he trying to indirectly tell that yes, this auspicious date also has some significance? It is. I believe the Congress astrologers have come on this date. This date has not been chosen at random. Makar Sankrant, the festival of the undefeated sun. He's going to take his energy from the renewed vigor that the sun has when it enters Capricorn. तो राहुल गांधी जी को फिर देखिए आगे क्या होता है. We'd all love to see what happens. But it will be a good fight. It will be a very, very interesting fight. That's what I think. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. For me, the biggest news of the day, the biggest news of the week, the biggest news of the year, the biggest news of the 21st century is Smriti Irani going without a veil, without covering her head, just wearing her traditional sari, along with a delegation of all non-Muslims. We usually don't talk about Muslims and non-Muslims in India, but this was very important, going to Al-Madina and being shown around all over the place, including, as I said, the Prophet's house. The Prophet, may peace be upon him. Up till now, we had been told that non-Muslims are not even allowed inside Medina. I think, Pradeep ji, this shows the brilliance of Mr. Jaishankar, of course, and Mr. Modi's diplomacy. And the fact that that MBS of Saudi Arabia considers Mr. Modi to be his elder brother. So, this is fantastic. Fantastic. I mean, They're really fantastic stuff. Showing a lot of things. And Smriti Irani, as of today, is the number 2 woman cabinet minister in the Modi government. And सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है प्रदीप जी, स्मृति ईरानी जी मदीना क्यों गई हैं? अल मदीना वो इसलिए गई हैं कि यहाँ से जो लोग उम्रा और हज करने को जाते हैं उनको ज्यादा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों. That's why she is gone there. Exactly. So I think that's great. That is absolutely fantastic. That is really and truly fantastic. And I'm sure we'll talk more about this even tomorrow. But at the moment, आज जाने के पहले आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को. Do subscribe to the channel and do send in your comments. We love reading your comments. Like, share, subscribe. That's what it says over there. You may like it, you may not like it, I don't know. But do subscribe and do send in your comments. आप अपने comments जरूर भेजें. Let's take a look at some of the comments which I've got. जरा देखें. Can we have them on, please? Oh, Suhana Khan, Agastya Nanda returned to New Year's vacation. This was yesterday also. This seems to be a very, very good, says user GY5SV4MF4Z. Oh, wow. जी आगे बढ़ें. Modi's inspirational leadership. There we go. Let's move on. Great Ashish ji. Yogesh Patni 6816. Can we move on, please? Kareena Kapoor Khan wants to work with KGF star Yash. KGF would be called our Goldfields, right? No, Yash Boss and Shraddha Kapoor. User WQ, user-WQ8NO, etc., etc. I don't think our guys even want me to read it. Great Ashish Bhav Chandrana, Jai Shri Ram. चेतन जादव 7764. अरे भाई आप लोग पढ़ने तो दें, उसके पहले ही आप हटा रहे हैं हर चीज़. चलिए ये पढ़ लिया, आप इसको हटा दीजिए. चलिए आगे बढ़िए. BJP's Ram Temple ensures 350 to 400.
will be more than 400 question mark. Sanujit Roy 6830 जी आगे बढ़ें. Aditya L1 success. Rahul BJP Mahila Virodhi. Aditya L1 success. It's actually reached the Lagrange point 1, which is absolutely a fantastic achievement for ISRO. Can we have the comment on, please? Where is the comment? Jai Shri Ram. Aniket Shastri 24. चलिए आगे बढ़िए. Mishal Builder, Ajit Jain, redevelopment, delay leads to suicide. I think this is a very old show. How is it coming up right now? Somebody has seen it recently, I think. Yeah. Modi must do something about this before dreaming to win back in 2024, or else say goodbye to politics in April 2024. Votes will go for India confirmed. Hari Haran Mahadevan 4382. I think this gentleman is one of the affected parties. Yes, definitely. We agree with you. Again, Aditya L1 success. Lovely show conducted by Pradeep ji himself. Can we take a look at the comment, please? बहुत बढ़िया. Satish Sonavanen 4054. I agree with you. I think Lakshman Saoji. I absolutely agree with you. चलिए. Aditya L1 success. Can we move on, please? No pillars. No pillars? Anyway. No pillars of democracy. No pillars of democracy. VSS 652433AF. That sounds like a UTR number or an RTGS number or something like that. Shahrukh pens a heartfelt note for daughter Sohana. I thought the note was for his daughter. How is it public? Love you SRK. Sunil Mato 1948. Absolutely. We agree with you. Right? That's just about it. My favorite film star, Shah Rukh Khan. Absolutely wonderful. And you know what, Pradeep ji? Donkey has crossed 200 crores. It's now at 230 or 240 crores. Fantastic movie. And worldwide, it has earned somewhere around 550 or 600 crores. Absolutely fantastic. Success. इसके It बावजूद portrays something very realistic to life. प्रदीप जी इसके बावजूद कि पहले 2 दिन बहुत जबरदस्त एंटी डंकी एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी. And we were the only ones saying, right over here, this is a great movie, this is a fantastic movie, fabulous movie, very well done, Mr. Hirani, magnificent job, Mr. Shah Rukh Khan. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. प्रदीप जी और मैं वापस होंगे यहीं पर कल आपके साथ बातचीत करने के लिए. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव.